नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस के ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि हम लोग जो इस समय कवर कर रहे हैं वह हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं और सीटेट के अंतर्गत जो हम कवर कर रहे हैं यह आपका बुद्धि का चैप्टर है, यानी जो पढ़ रहे हैं बुद्धि। और बुद्धि का जो चैप्टर है या बुद्धि का चैप्टर में ये आपका जो सामने उपस्थित है या आपको दिख रहा है ये पार्ट आपका फर्स्ट है, यानी जो बुद्धि का ये चैप्टर है। और बुद्धि के चैप्टर में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है कौन सा दिख रहा है? पार्ट फर्स्ट आपको दिख रहा है। यानी पहला कौन सा पार्ट है आपको? ये पार्ट फर्स्ट आपको दिख रहा है, यानी बुद्धि के चैप्टर में जो आपको दिख रहा है यह आपका पहला पार्ट है। अगर बात की जाए कि बुद्धि है क्या, अगर बात मैं करूं कि बुद्धि आप कहेंगे किसे, सीधे सीधे शब्दों में बात आती है कि बुद्धि कहते किसे हैं। तो बुद्धि अगर देखी जाएगा तो यह एक अमूर्त संप्रत्यय माना जाता है। यानी बुद्धि जो है क्या है? अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय का जो अर्थ निकल कर आता है, अगर मैं अमूर्त की बात करूं तो जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? अमूर्त रूप कहते हैं। यानी जो दिखाई ना दे अमूर्त, और जो दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? मूर्त, और जो ना दिखाई दे इसे क्या कहेंगे? अमूर्त रूप कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से कि जो आपको दिखाई देता है उसे मूर्त कहते हैं और जो आपको ना दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? अमूर्त रूप कहते हैं। तो वही बात होती है कि अगर देखा जाए तो बुद्धि जो होती है एक अमूर्त संप्रत्यय होता है। अमूर्त संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे ऐसा एक आपका संप्रत्यय होता है। यानी ये कभी आपको क्या है? दिखाई नहीं दिया करता है। जैसे यहाँ पर सीधे अर्थ में आप अगर देखोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा कि बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है वह सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया। यानी जो बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है, अगर मैं देखूं कि बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने किया। यानी जो बुद्धि शब्द दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। और यह कब दिया गया? सन 1885 में। यानी ये जो बुद्धि शब्द दिया गया यह किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, और सन 1885 में किया गया, जो कि इंग्लैंड के, यानी फ्रांसिस गाल्टन जो थे मनोवैज्ञानिक थे। फ्रांसिस गाल्टन मनोवैज्ञानिक कहाँ थे? वो आपके इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि यह एक अमूर्त संप्रत्यय होता है। इनका मानना था कि यह एक अमूर्त संप्रत्यय, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ कि यह एक अमूर्त संप्रत्यय है, अर्थात जो दिखाई नहीं देता है। देखिएगा, दिखाई नहीं देता है, इसके साथ ही अर्थात विभिन्न प्रकार की योग्यताएं बुद्धि हैं। यानी विभिन्न प्रकार की योग्यताएं जो हैं वह क्या हैं? बुद्धि हैं। पहली लाइन यहाँ समझिएगा कि एक अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि जो होता है, बुद्धि कभी दिखाई नहीं देती है। कि कभी दिखाई देती है कि आप ऐसा कभी किसी व्यक्ति को देखे हैं क्या आप कि आप बताओ कि उसके दिमाग में बुद्धि भरी हुई है और बाहर से आपको दिख रही है कि उसके पास जो बुद्धि है लगभग 1 किलो है, या कह लीजिए 100 ग्राम है, या कह लीजिए 1000 ग्राम है, कुछ भी कह सकते हो आप इसमें। तो या कह लीजिए 1 कटोरी आपको दिख रही थी। तो मतलब जो बुद्धि है वह एक अमूर्त संप्रत्यय है, यानी आपको दिखाई नहीं देगा। बुद्धि को जो आप कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। बुद्धि जो आपकी होती है, बुद्धि को सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। यानी बुद्धि को जो किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। तो वही है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ आप महसूस करके देखते हो कि व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि है और कितनी नहीं है। जब आप इससे बात करते हो, उसके क्रियाकलाप को देखते हो, तब आपको एहसास होता है कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि है या नहीं है।
कई बार आप देखते हो कि कोई व्यक्ति होता है और वह कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके व्यवहार से हट के होता है या कह लीजिए समाज के लिए नहीं होता है, तो आप कहते हो बिल्कुल पागल हो क्या, आप कहते हो ना बिल्कुल पागल हो क्या, या आप कह देते हो कि आपके अंदर बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या। तो मतलब वही बुद्धि है, यानी वो जो बुद्धि है इन्होंने माना फ्रांसिस गाल्टन ने कि यह एक अमूर्त संप्रत्यय होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, अर्थात वही बात है कि दिखाई नहीं देता। अब देखिएगा फिर क्या कहा कि विभिन्न प्रकार की योग्यताएं बुद्धि हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं वही बुद्धि हैं, या जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। देखिएगा विभिन्न प्रकार की योग्यताएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी बुद्धि कहलाती हैं, या जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि कहलाता है, जिसके अंदर जितनी, यानी जो व्यक्ति जितने कामों को, या कह लीजिए कि जो जीवन की योग्यताएं हैं, यानी बालक हर क्रिया में आगे है, अगर वो खेल कूद में आगे है, पढ़ने लिखने में आगे है, वाद विवाद प्रतियोगिता में आगे है, यानी सब चीज़ में अगर बालक आगे है तो उस बालक को जो नाम दिया जाता है फिर क्या कहा जाता है कि बालक जो है वह क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी उसके पास विभिन्न योग्यताएं हैं। तो वही बात की गई कि विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं होती हैं वह बुद्धि हैं। जैसे अगर कोई बालक है और कोई बालक के अंदर तमाम सारी योग्यताएं हैं, वह पढ़ने में अच्छा है, वह खेलने में अच्छा है, वह कूदने में अच्छा है, इसके साथ साथ मैंने बताया कि गणित चिंतन में भी अच्छा है और इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अच्छा है, तो उसके अंदर विभिन्न योग्यताएं हैं ना, सब काम करने की योग्यता है। और जब सब काम करने की योग्यताएं उस बालक के अंदर हैं या कह लीजिए उस व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं, तो आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो कि जो बालक है या कह लीजिए जो व्यक्ति है वह आपका बुद्धिमान माना जाएगा। और या देखिएगा कि जीवन की समस्याओं या कह लीजिए जो योग्यताएं जिसके पास है, या कहा कि जो समस्याओं को हल करने का गुण, या क्या है कि या जीवन की समस्याओं को जो हल करने का गुण होता है वह क्या कहलाता है, आपका बुद्धि कहलाता है। तो जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, अगर उन समस्याओं को कोई बालक हल करता है तो क्या है, वह बुद्धि का गुण क्या कहलाएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और डिटेल करता हूँ इसको बुद्धि के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलिए देखिएगा यहाँ आपके सामने ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा और चर्चा करूंगा। देखिएगा कि जीवन की समस्याओं को हल करने का जो गुण होता है वह गुण को ही क्या कहते हैं, हम बुद्धि कहते हैं। जैसे आपके सामने समस्या आई है, आपके सामने समस्या क्या आई है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, आपको भूख लगी है, गणित नहीं आती। अब देखिएगा ये मनुष्य की समस्याएं हैं या किसी व्यक्ति की समस्याएं हैं। जैसे उसके पास पहला क्या है कि पैसे नहीं हैं, कोई दोस्त नहीं है, उसे भूख नहीं लगती और उसे गणित नहीं आती। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अब इन सब समस्याओं को हल जो आप कर पाओगे वह कैसे हल कर पाओगे, जब आपके पास क्या होगा, बुद्धि। यानी अगर आपके पास ये है, क्या है, बुद्धि है, तो आपके सामने जो ये समस्या है, आपके सामने जो ये समस्या है, ये और ये, तो इन सब समस्याओं को जो आप हल करोगे वह कैसे हल कर लोगे, बुद्धि के मामले में ही हल कर पाओगे। यानी समस्याओं को जो हल करने का गुण होता है, अगर आप इनको सबने हल कर लिया है तो इसका मान लिया जाए कि आपके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। तो इसका मतलब समस्याओं को हल करने का जो गुण कहलाता है वह गुण ही आपका क्या कहलाएगा, बुद्धि के नाम से जाना जाता है। देखिएगा अगला पॉइंट है कि बुद्धि के बारे में कुछ जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। बुद्धि क्या है,
कि समायोजन की योग्यता है, यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो बुद्धि होती है वो क्या है, समायोजन की योग्यता है। यानी आप अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लो, तो इसका मतलब आप उसमें समायोजन कर सकते हो। यानी कई बार आप देखते हो कि गुस्सा आपको जब आती है, संवेग आप पे हावी होते हैं, तो जब आपके अंदर संवेग हावी होते हैं तो आप कुछ ऐसे क्रियाकलाप कर जाते हो जिसको आपको उम्मीद नहीं होती है, या कह लीजिए कि उन क्रियाकलापों को करने के पश्चात आप उनको सोचते भी हो कि मैंने जो कार्य किया है या मेरे द्वारा जो कार्य किया गया, यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर संवेग को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके अंदर संवेग बढ़ेंगे तो बुद्धि घटती है, और बुद्धि बढ़ेगी तो संवेग क्या होंगे, डाउन होंगे। जब संवेग हावी हो जाएंगे तो बुद्धि क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाती है। अगर एक मैं आपके सामने उदाहरण दूं, अगर यह एक मैंने क्या किया, घड़ा बनाया, यह एक आपका घड़ा है, और इस घड़े में यानी यहाँ पर आपके संवेग हैं। अगर यहाँ पे घड़ा में देखिएगा, अगर आपके मैंने संवेग भर दिया है, यानी आपका दिमाग है और दिमाग में मैंने यहाँ पे संवेग भरे हैं, भय भर दिया, क्रोध भरा है, प्रेम भरा है, ईर्ष्या भरा है, दया भरी, ये सारी संवेग हैं। तो जब संवेग फुल यहाँ आपके दिमाग में भरा है तो जो बुद्धि होगी वह बुद्धि की मात्रा ऐसे हो जाएगी, यानी बुद्धि जो आपको दिखेगी यह क्या होगी, कम। लेकिन अगर दूसरे उदाहरण में मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे उदाहरण में आपसे बात करना चाहूं, तो जब आपके अंदर संवेग यानी जो भय क्रोध वगैरह है, अगर यह मात्रा आपके मस्तिष्क में कम है, यानी इसकी मात्रा कम है, तो बुद्धि जो होगी, बुद्धि की मात्रा यहाँ पर आप देखोगे कि यह मात्रा बुद्धि की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ सिर्फ एक ही है और यहाँ पर कई प्रकार की हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके अंदर बुद्धि की मात्रा बढ़ती है तो संवेग कम होंगे, और जब संवेग बढ़ते हैं तो बुद्धि कम हो जाती है। तो जब आपके पास कोई समस्या आती है, यानी यही बात की बुद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। यानी आप वहाँ पर गुस्से पे आपने आके ऐसा कृत कार्य किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो आप अपने जो आपके अंदर गुस्सा है, या कह लीजिए जो आपके अंदर क्रोध की भावना है, उसको आप क्या करोगे, कंट्रोल कर लोगे। और किससे कंट्रोल करोगे, इससे, बुद्धि से। आप जो कंट्रोल करोगे वह कंट्रोल किससे करोगे, बुद्धि से। तो इसीलिए कहा गया कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि क्या है, एक समायोजन की योग्यता है। वही बात की गई है कि बुद्धि के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि क्या होती है, समायोजन की योग्यता है। जैसे स्टर्न, क्रूज, बर्ट, काल्विन, फ्रीमैन तथा, यानी ये इतने मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि बुद्धि क्या है, समायोजन की योग्यता है। स्टर्न, क्रूज, बर्ट, काल्विन और फ्रीमैन। आगे बात की गई है कि कुछ लोगों का मानना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी कुछ लोगों का मानना है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। यानी आप कितना सीख रहे हो, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप उतनी ही मात्रा में या उतनी ज़्यादा मात्रा में सीख पाओगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है, एक दो बार आपने उस पर ध्यान दिया, फिर आपको लगता है यार हटाओ, दिमाग में बात आ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, तो मतलब क्या हुआ कि बुद्धि आपके पास कम है। तो वही बात की गई है कि कुछ लोगों का मानना है कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। यानी व्यक्ति जितना सीख रहा है या जितने अच्छे से सीख पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो बुद्धि की योग्यता है वह बुद्धि की योग्यता बहुत ज़्यादा है। यानी जो आदमी के अंदर बुद्धि है वह बुद्धि की योग्यता क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे इसके बारे में, यानी बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो सीखने की योग्यता को मानने वाले बकिंघम हैं, डियरबॉर्न है, मैकडूगल हैं, थॉर्नडाइक है और फ्रीमैन। देखिएगा, फ्रीमैन समायोजन को भी योग्यता को मानता है और फ्रीमैन इसके साथ ही साथ सीखने की योग्यता को भी मानता है। यानी जो फ्रीमैन है वह इसके लिए भी हैं, समायोजन के लिए भी और सीखने के लिए, दोनों के लिए जाने जाते हैं। तथा कुछ का मानना है कि बुद्धि क्या है, अमूर्त चिंतन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
कि एक अमूर्त चिंतन है। जो शुरू में हमने पढ़ा कि बुद्ध क्या है, एक अमूर्त चिंतन होता है। यानी जो फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले बुद्ध का शब्द दिया 1885 में, तो उसी है कि बुद्ध क्या है, अमूर्त चिंतन है। यानी अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जितना अच्छे से चिंतन कर पाएगा अमूर्त चिंतन, वो बुद्ध का क्या है, अमूर्त चिंतन के ही अंतर्गत आपका माना जाएगा। तो बुद्ध जो इसमें बात की गई है यह क्या है, अमूर्त चिंतन की एक योग्यता के रूप में माना जाता है। यानी बुद्ध क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में आपका माना जाता है। अब देखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो परिभाषाएं अपनी अपनी दे रहे हैं। यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिभाषा कौन कौन सी है। तो देखिएगा, पहली परिभाषा है फ्रीमैन के अनुसार। पहली परिभाषा जो है आपकी वो है फ्रीमैन के अनुसार। यदि बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी जो बुद्धि है वह समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यानी पहले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, फ्रीमैन के अनुसार बात बताई गई है कि बुद्धि क्या है, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। यानी बुद्धि जो होता है वो समायोजन करना सिखाती है, अधिगम करना हम सीखते हैं यानी सीखते हैं, और अमूर्त चिंतन की क्या होती है, इन तीनों की ही क्या कहलाएगी, योग्यता मानी जाती है। यानी बुद्धि, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की क्या है, योग्यता है। अगला है बकिंघम के अनुसार। अगला है बकिंघम के अनुसार। बकिंघम ने क्या कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। यानी बकिंघम का मानना है कि जो व्यक्ति जितना सीखता है और सीखने में उसको योग्यता हासिल होता है, या कह लीजिए महारत हासिल होती है, तो बुद्धि क्या है, सीखने की एक योग्यता है। तीसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं डियरबार्न के अनुसार देखिएगा, डियरबार्न ने क्या बताया कि बुद्धि सीखने तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यदि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यानी जो बुद्धि होती है, क्या हम सीखते हैं, और अनुभव जो हमें मिलता है, यानी जो हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य को करने के पश्चात हमें किसकी प्राप्त होती है, अनुभव की। तो बुद्धि क्या है, सीखना और अनुभव से लाभ उठाने की क्या है, योग्यता के नाम से आपकी जानी जाती है। आइए देखते हैं कुछ परिभाषाएं आपकी और हैं, उन्हें देखते हैं, चलेगा। नेक्स्ट परिभाषा है टर्मन के अनुसार। अगली जो परिभाषा आप देख रहे हो किसके अनुसार है, टर्मन के अनुसार। टर्मन महोदय ने क्या कहा देखिएगा कि बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। इनकी परिभाषा देखिएगा, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। यानी जो बुद्धि होती है वह अमूर्त चिंतन के रूप में और इसके साथ ही साथ विभिन्न योग्यताओं को लिए रहती है। यानी बुद्धि में क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। यानी बुद्धि में पहली चीज़ जो होती है क्या पाई जाती है, अमूर्त चिंतन पाया जाता है। यानी जो बिना देखे चिंतन की प्रक्रिया को संपादित करे वो, और इसके साथ ही साथ क्या पाया जाता है, विभिन्न योग्यता। देखिएगा, दो चीज़ें हैं कि जो बुद्धि में होता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता, यानी अमूर्त चिंतन भी है और उसके साथ साथ क्या है, विभिन्न योग्यताएं। जो व्यक्ति अगर बुद्धिमान है, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो बुद्धिमान व्यक्ति में आपको विभिन्न योग्यताएं देखने को मिलती हैं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति में जो योग्यताएं आपको देखने को मिलेंगी वो योग्यता कैसी होती है, विभिन्न। यानी कई सारी योग्यताएं एक व्यक्ति के अंदर, एक बालक के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा क्या है, विनय। विनय का जो नाम बुद्ध के क्षेत्र में माना जाता है वह बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे आपने देखा कि संस्कृत के क्षेत्र में जो कालिदास को महारत हासिल है, उसी तरह से बुद्ध के क्षेत्र में विनय महोदय को और उनके जो सहयोगी थे तो टर्मन थे, तो इन दोनों को क्या है कि बहुत ही ज़्यादा योग्यता हासिल है। तो विनय महोदय जी का क्या कहना है कि बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। इनका मानना है कि जो बुद्धि में शब्द होते हैं वो कितने शब्द निहित होते हैं, आपके 4 शब्द निहित होते हैं। पहला है ज्ञान, यानी जिस व्यक्ति में बुद्धि है तो उसके अंदर ज्ञान की क्षमता होगी और आविष्कार करने की क्षमता होगी। यानी कोई क्रिएटिविटी उससे करवाना चाहोगे या कोई नई चीज़ करना चाहेगा बालक, तो ये भी चीज़ बालक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी आविष्कार करने की भी क्षमता जो होती है वह बालक के अंदर आपको देखने को मिलेगी।
इसके साथ ही साथ निर्देश। निर्देश शब्द का अर्थ क्या होता है कि आपको, अगर आप एक शिक्षक हो या आप व्यक्ति हो तो दूसरे लोगों को आप निर्देश दे सकते हो कि हाँ, आपके लिए जो कार्य आप कर रहे हो यह कार्य सही है कि नहीं सही है। यानी आप एक प्रकार से सभी को दिशा निर्देश देने के काबिल हो जाते हो। यानी अगर सीधे शब्दों में बात कहूँ, अगर आपके अंदर बुद्धि है तो बुद्धि से आपको निर्देश की क्षमता विकसित होती है। यानी दूसरों को आप उपदेश भी दे सकते हो कि क्या सही होगा आपके लिए और क्या गलत होगा। तो ये भी जो क्षमता आती है वह किसके अनुसार आती है? बुद्धि के रूप में ही आती है। लास्ट है आपका आलोचना। आलोचना का यहाँ शब्द का अर्थ मारने या पीटने से नहीं है। आलोचना का मतलब होता है कि एक ही वस्तु की अगर कोई चीज़ संसार में है तो उसकी क्या है, अच्छाइयाँ भी होती हैं और उस चीज़ की क्या होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। अगर संसार में कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी। तो आलोचना का अर्थ है अगर आप उसकी अच्छाइयों के बारे में बता सकते हो और आप उसके साथ साथ बुराइयों के बारे में बता सकते हो तो वो जो प्रकृति है आलोचना कहलाएगी। यानी ये जो चारों चीज़ें हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये किसके अनुसार हैं? ये विनय महोदय के अनुसार आपके माने जाते हैं। अगले हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ का कहना क्या था कि बुद्धि जो होती है वह कार्य करने की योग्यता है, या कह लीजिए कार्य करने की क्षमता है। जो बुद्धि होती है वह बुद्धि क्या है? कार्य करने की योग्यता है, या इसी को योग्यता के स्थान पर करना चाहो तो कार्य करने की क्षमता भी कर सकते हो। यानी बुद्धि जो होती है वह किसी को कार्य करने की योग्यता और क्षमता को दर्शाता है। अगर आपके सामने कोई कार्य है और उस कार्य को आप अच्छे ढंग से, सही तरीके से एक निश्चित समय में करके देते हो तो इसका मतलब आपको माना जाएगा कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हो। यानी आपको क्या माना जाएगा कि आप बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आप जाने जा सकते हो। तो वही है कि बुद्धि कार्य करने की योग्यता है या बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। अगला जो परिभाषा है, लास्ट परिभाषा है वुडरो के अनुसार। वुडरो ने क्या कहा कि बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। देखिएगा, बुद्धि क्या है? ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। अधिगम इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा कि अर्जन करने की क्षमता है। यानी अर्जन का मैंने अर्थ बताया था कि जो स्वतंत्र वातावरण में आप ग्रहण करते हो वो प्रक्रिया क्या है? अर्जन की प्रक्रिया है। तो इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है ज्ञान को वो स्वतंत्र वातावरण में क्या करती है? अर्जित करने की एक क्षमता होती है। यानी एक आपके अंदर क्षमता पाई जाती है। तो ये जो कुछ परिभाषाएं थी, प्रमुख परिभाषाएं बुद्धि से संबंधित थी, इन परिभाषाओं को देखा है आपने। अब हम जो अगले वीडियो में बात करेंगे वो बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जो अगले पार्ट में हम सेकंड पार्ट में बुद्धि के मिलेंगे, बुद्धि के प्रकार से। धन्यवाद, नमस्कार।